ચલો, જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર. પંચાંગ અને ઓલું વેબસાઇટ બની રહી છે. હા હા, ઓકે. હા, વેબસાઇટમાં એક છોકરો લગાડી એટલે બનાવી રહ્યો છે. એણે કોશિશ કરી છે આખી બનાવવાની. હવે થોડું એમાં સુધારો વધારો ચાલી રહ્યો છે. એટલે એક બરાબર વેબસાઇટ એક છે. બની જશે આખું આગમનું જ પંચાંગ ને એના જ ગણિત ઉપર. પેલા શું બડબડ કરે છે? બનારસ વાળા પેલા આપણે ગયા હતા ને, લોકેશ ને. બનારસ વાળા? હા, એ તો આપણે બોલે. પેલું એનામાં ક્યાં એને ક્યાં કોણ સાંભળે છે એને? એને કોઈ સાંભળતું નહીં. એના પ્રમાણે તો મહિના પહેલાં 25 દિવસ પહેલાં ઓળી જતી રહી. કશું હવે લખતા નથી, કારણ કે અમુક વસ્તુઓ શું બહુ ગરમી થઈ જાય એવી હોય. હવે હોળી હા, બધા બરાબર આજે છે. કરશે, રાઈટ? એ લોકો બધાએ 20-25 દિવસ પહેલાં હોળી થઈ ગઈ છે એ લોકોને. એટલે બરાબર પચીસ છે. દિવસ પહેલાં 25 દિવસ પહેલાંની ડિગ્રીમાં બી હોળી કરે, આ ડિગ્રીમાં બી હોળીનો તહેવાર એ લોકોને તો. અને પાછી એમાંય બબ્બે દિવસ, 6 ને 7, એટલે ટોટલ 4 હોળી થઈ ગઈ. 4 હોળી બરાબર. 25 દિવસ પહેલાં બે હોળી થઈ ને આજે બી આ વખતે બી બે હોળી, 4 હોળી થઈ એ લોકોમાં હિન્દુઓમાં. બોલો શું પંચાંગ! કોઈ એક પંચાંગની માન્યતા પર એ લોકો કોઈ છે જ નહીં, તો ક્યાંથી આવવાના? બરાબર ના આવે. હા, એ તો બડબડ કર્યા કરે. જરાક કોઈક બીજું કાઢશે એટલે આવી જરા જાય, ઊંચા અમિતા અવાજે આવી ગઈ બોલશે. છે. કીધું અમિતા આવી હા હા હા, જરાક કોઈક બીજું પંચાંગ કાઢશે ને એટલે જરાક ઊંચા અવાજે બોલશે. બાકી કંઈ તાકાત છે નહીં હા, બીજી તો. શું? બરાબર. હા, ચાલ. मानुषोत्तर पर्वत, मानुषोत्तर पर्वत 45 लाख योजन का मनुष्य क्षेत्र. और ये जो मनुष्य क्षेत्र है वो 45 लाख योजन ऐसे गोलाई में है. बड़ा गोल, एकदम बड़ा गोल है, राउंड. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 45 लाख योजन और ऊपर से नीचे 45 लाख. चारों तरफ से, हर एक दिशा से. आप मध्य में आ गया जम्बू का मेरू. जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत है वो बराबर मध्य में. और बाकी हर एक दिशा विदिशा में आप 45 लाख योजन जाओगे. 45 45 45 45, टोटल एरिया 45 लाख योजन. अब 45 लाख योजन को 3 गुना करोगे तब टोटल परिधि होगी. समझ में आ रहा है? डायामीटर जैसे एक बड़ा बाजरे का रोटी है, समझ लो. ये कोने से ये कोने 45 लाख, ऊपर से नीचे 45 लाख. लेकिन जो उसका पूरी गोलाई से परिधि मापी, परिधि बताई जाए, पूरी गोलाई डायामीटर, तो परिधि होती है 3 गुनी. लगभग 1,40,42,00,000 जितनी परिधि होगी. ठीक है, इस इधर लिखा हुआ है. मैं अभी वही पढ़ रही हूँ कि मानुषोत्तर पर्वत क्या है, वो ज़मीन से कितना ऊंचा है. 430 योजन ज़मीन से वो एक कोस गाँव ज़मीन के अंदर. 430 योजन ज़मीन के अंदर, बराबर. अपना पूरा अभी का भरत क्षेत्र आ जाए उतना तो वो ज़मीन के अंदर है. आप सोच सकते हो कितना ज़मीन के अंदर होगा ऊंचाई में. समझ में आ रहा है? 430 योजन और एक कोस गाँव जमीन के अंदर ऊंडा उतरा हुआ, ऊंडाई. मूल में 1022 योजन चौड़ा. वो चौड़ा कितना? 1022 योजन. इतनी जाड़ी उसकी वॉल है. अपने 2 भरत क्षेत्र आ जाए. समझ में आ रहा है? 2 भरत क्षेत्र आ जाए उतनी चौड़ी उसकी वॉल, दीवार. आप समझ सकते हो कि पर्वत की दीवार, एक ईंट मतलब जो हम बोलते हैं वो कितनी जाड़ी है. और बीच में 723 योजन चौड़ा. वो भी पूरा भरत, 1.5 भरत आ जाएगा. और ऊपर 424 योजन चौड़ा. मतलब नीचे 1026, नीचे 1000, मैं बोल नहीं, 1022 योजन. मूल में बराबर बीच में 723 और सबसे ऊपर ये पर्वत 424 योजन है. ठीक है, और उसकी पूरी परिधि, मतलब उसकी भी पूरी गोलाई दिखी जाएगी, क्योंकि पूरे गोल जो 2.5 द्वीप है उसकी ये दीवार बनी हुई है. समझ में आया आपको? 1721 योजन ऊंची दीवार, 1721 योजन ऊंची. नीचे से 1022 चौड़ी, मध्य से 726 चौड़ी और ऊपर से 422 चौड़ी.
और पूरी ऊंचाई में 1721 योजन जमीन से ऊंचा, और जमीन के नीचे 450 योजन जितना। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा इसका, ये जैसे किले की आजू बाजू वॉल होती है ना हमारे यहाँ, आप कोई भी किला देखोगे तो गोल वॉल आएगी, बराबर। परिधि उसकी 1,42,30,249 योजन, ठीक है। और बाहर की साइड, क्योंकि बाहर की साइड की परिधि और बढ़ जाएगी, बाहर की साइड की परिधि में 122 योजन और बढ़ जाएगा, तो 1,42,36,714 योजन बाहर की परिधि। ऊपर की परिधि, ऊपर से वो थोड़ा पतला हो रहा है, तो ऊपर की परिधि 1,42,32,932। तो ये सारे उसके तीनों एरिया की, ऊपर नीचे साइड सबकी परिधि मिलके ये हुई मानसोत्तर पर्वत की। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत ही जाड़ा, मोटा और उससे मजबूत से बना हुआ ये पत्थर है। ये किला है, किले की दीवार है, और इसके अंदर मनुष्य है। तो मनुष्य का तो बाहर जाने का तो कोई संभव चांस है ही नहीं, इसलिए इसको मनुष्य क्षेत्र कहा गया है। अंदर के भाग में ये चिक्कट है। ये जो मानुषोत्तर पर्वत है वो अपने अंदर की तरफ, यानी कि हमारे 45 लाख योजन मनुष्य क्षेत्र की ओर ये चिक्कट है। मध्य में से ऊंचा है, बाहर के भाग में से दर्शनीय है, मतलब बाहर तो बिल्कुल डेकोरेट है, वेल पत्थर ये सब लटका हुआ हो, ऐसे बिल्कुल डेकोरेट है बाहर की तरफ। अंदर की तरफ ये बिल्कुल चिक्कट है। चिक्कट इसलिए कि कोई उसके ऊपर चढ़ ही ना पाए, समझ में आ रहा है? आप उसके ऊपर चढ़ ना पाओ, इसलिए बिल्कुल चिक्कट है। चिक्कट यानी कि आप ऊपर चढ़ने जाओ तो भी गिर जाओ। मध्य में से ये ऊंचा, बाहर के भाग में दर्शनीय है। ये पर्वत ऐसा दिखाई देता है, इसका आकार, कि जैसे कोई सिंह आगे के दोनों पैर को लंबा करके और पीछे अपने दोनों पैर को बंद करके बैठा हो। एक कोई सिंह बैठा हो ना, दो पैर लंबा करके, ऐसा इसका आकार हो गया। और ये पर्वत पूर्ण रूप से जाम्बू नदमय है। जाम्बू नदमय एक प्रकार का स्फटिक रत्न है। तो ये पर्वत स्फटिक रत्न का है, लेकिन उसका कलर जाम्बू नद है, निर्मल है, बिल्कुल स्फटिक है इसलिए निर्मल है, पारदर्शी। आपने कभी प्रतिमा जी देखी है दिगंबर जैन मंदिरों में? ऐसे जाम्बू नदमय, जाम्बुड़ी कलर के स्फटिक रत्न की प्रतिमाएं मूडबद्री और सब जगह देखी है आपने? हाँ, तो बस आपको वैसा ही ये पूरा पर्वत समझना है, उसी रत्न से बना हुआ। आपको ये सोचना है कि ये पर्वत बिल्कुल उसी जैसा है। तो ट्रांसपेरेंट है ये, निर्मल, श्लेष्ण प्रतिरूप है, और उसके दोनों तरफ पद्मवर वेदिका और वनखंड वर्तुलाकार से है। मतलब अंदर के भाग में भी पद्मवर वेदिका और वनखंड। पद्मवर वेदिका का मतलब है कमलों से भरा हुआ उसकी वेदी, कुछ एरिया जो पूरे कमलों से भरा हुआ हो। और वनखंड, वनखंड का मतलब बगीचा, हम बगीचे बोलते हैं गुजराती, और उसमें बाग बगीचा, शास्त्र में उसको वनखंड कहा जाता है। तो दोनों तरफ दो पद्मवर वेदिका और वनखंड है वर्तुलाकार से, मतलब वो भी ऐसे ही बिल्कुल पर्वत के ही आसपास से ऐसे गोलाई से वनखंड और पद्मवर वेदिका। पद्मवर वेदिका का अर्थ समझना है, जैसे आपने वाव जानी होगी ना, वाव होती है जिसमें पानी होता है, उसमें कमल खिलते हैं, बराबर। तो जो वनखंड है उसके बाहर वनखंड एक होगा, और बाहर की तरफ भी पद्मवर वेदिका, अंदर की तरफ भी पद्मवर वेदिका। ये पर्वत का नाम मानुषोत्तर पर्वत क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मनुष्य जिसके उत्तर में रहे, वो उसके उत्तर भाग में, अंदर के भाग में मनुष्य रहते हैं, इसीलिए उसको मानुषोत्तर कहा गया है, क्योंकि मनुष्य के उत्तर में ये पर्वत है। अब ये पर्वत के उस तरफ पीछे दक्षिण की तरफ कोई मनुष्य नहीं है। देखो, ये पर्वत के अंदर की तरफ मनुष्य है तो वो उत्तर हो गया, और पर्वत के पीछे की तरफ आ गया तो वो बाहर का एरिया हो गया, तो वो दक्षिण हो गया।
मानसोत्तर पर्वत के अंदर मनुष्य रहते हैं, ऊपर सुपर्ण कुमार रहते हैं। देखो ये जो मानसोत्तर पर्वत है उसके ऊपर सुपर्ण कुमार, सुपर्ण कुमार का क्या मतलब हुआ कि जो देव है वो सारे सुपर्ण कुमार देव की एक जाति है, भवनपति देवों की एक जाति है। तो इसके ऊपर के भाग में यहाँ पे आपको सुपर्ण कुमार देव मिलेंगे, वो रहते बराबर। आओ एक मिनट, हाँ दिख रहा है ना अभी स्क्रीन? हाँ हाँ हाँ। ये पर्वत से बाहर मनुष्य अपनी शक्ति से कभी ना आज तक गए हैं, ना ही बाद में जाएंगे। अपनी शक्ति से मनुष्य अपने शरीर की शक्ति से कभी नहीं जाते, लेकिन जो जंघाचारण मुनि होते हैं और विद्याचारण मुनि होते हैं वो अवश्य जाते। जंघाचारण का मतलब है वो जंघा के ऊपर कुछ ऐसी औषधि और जो लब्धि से प्राप्त औषधि लगाए तो वो जा सकते हैं। वो आप 3 चपटी में एक बार पूरे जम्बूद्वीप की परिक्रमा करके आ जाओ, उतनी स्पीड होती है उनकी। और जो विद्याचारण मुनि है वो भी विद्या के बल से एक चपटी में 21 बार जम्बूद्वीप घूम के आ जाओ, 21 बार, इतनी स्पीड में वो जाके आ जाते, तो वो जरूर जा सकते। और जिनको देवों ने हरण किया और ले गए वो बाहर जा सकते। अगर कोई देव हो आपका दोस्त हो और आए और आपको उठा के बाहर ले जाए, चलो मैं नंदीसर द्वीप आपको लेके जाता हूँ, और आप उसके साथ उसके कंधे पे बैठ के चले जाओ, तो आप मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर जा सकते हो, बराबर। और ये पर्वत नित्य है, शाश्वत है, निमित्त बगैर है, इसका कोई निमित्त नहीं है। निमित्त बगैर का मतलब है ऐसा कोई निमित्त ही नहीं है कि जिसके कारण ये बने, या ऐसा कोई निमित्त भी नहीं है कि जिसके कारण इसका नाश हो। समझ में आया? जब तक मानुषोत्तर पर्वत है वहाँ तक ही मनुष्य लोक है, उसके बाद कोई लोक नहीं है। भरत क्षेत्र, वर्षधर पर्वत, ये सब मनुष्य लोक के अंदर ही है, ठीक है। तो उसके बाहर कुछ नहीं है, ना उसके बाहर गांव है, नगर है, राजधानी है, कुछ नहीं। ना अरियंत परमात्मा, ना चक्रवर्ती, ना बलदेव, ना वासुदेव, ना प्रतिवासुदेव, ना चारण मुनि, ना लब्धिधारी मुनि, ना विद्याचारण मुनि, ना जंगाचारण मुनि, ना ही श्रवण भगवान, ना ही श्रवणी भगवान, ना ही श्रावक श्राविका और भद्र प्रकृति वाले मनुष्य। इनमें से कोई भी ये पर्वत के बाहर नहीं है। उसके बाद श्वासोच्छ्वास, तोक, लव, मुहूर्त, दिन, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, फिर वर्ष, युग का अर्थ 5 वर्ष है, फिर 100 वर्ष, शतवर्ष, फिर सहस्त्र वर्ष, शतवर्ष, सहस्त्र, पूर्वांग, पूर्व, इस प्रकार से पूर्व, त्रुटित, अडड़, अवव, हुहुक, उत्पल, पद्म, नलिन, अर्थनिकुर, अयुत, नयुत, मयुत, चुलिका, शीर्ष प्रहेलिका, शीर्ष प्रहेलिकांग, शीर्ष प्रहेलिका, पल्योपम और सागरोपम, यहाँ तक कि ये सारी जो स्थिति खड़ी होगी कालजन्य, वो भी मनुष्य लोक के अंदर ही होगी, उसके बाहर कभी नहीं हो पाएगी। समझ में आया? क्योंकि बाहर के सूर्य स्थिर है, कभी नहीं चलेंगे। मनुष्य, ये है हमारा मनुष्य क्षेत्र। पहला ये जम्बू द्वीप, उसके बराबर मध्य में मेरू, उसके बाद 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, उसके बाद 2 लाख इस तरफ, 2 लाख इस तरफ, ऐसे 4 लाख, 2 इधर 2 इधर, लवण समुद्र। उसके बाद ये आते हैं घातकी खंड, और ये पूर्व घातकी खंड, ये पश्चिम घातकी खंड। आपको यहाँ ये बात समझनी है, ध्यान से सुनिए। देखिए एक महत्व का मुद्दा है, जैसे कि ये जम्बू द्वीप की बात की है, जम्बू द्वीप बराबर 1 लाख योजन है, और 1 लाख योजन वो लंबा चौड़ा 1 लाख बोला गया है, बराबर। ये लंबाई चौड़ाई में ही 1 लाख बोला है। तो आपको देखो ये पूरा लंबाई चौड़ाई में और बराबर गोल वर्तुलाकार परिवेष्टित 1 लाख मिलेगा।
उसके बाद ये लवण समुद्र है जो 2 लाख चौड़ा बोला है, और ये जम्बू द्वीप को ऐसे परिवेष्टित होके। तो जब लवण समुद्र 2 लाख का बोला है तो 2 लाख यहाँ भी है, 2 लाख यहाँ भी है, बराबर। ऐसे ही अब घातकी खंड की बात की तो 4 लाख इसकी आयाम विष्कंभ, 4 लाख लंबाई चौड़ाई इसका 4 लाख है, तो ऐसे ही लंबाई चौड़ाई 4 लाख आएगी ना। देखो जम्बू 1 लाख का है तो सीधा और आड़ा चारों तरफ से ये 1 लाख का आयाम विष्कंभ हो गया, तो घातकी खंड का भी आयाम विष्कंभ ऐसे ही जाएगा कि नहीं। इसका 4 लाख आयाम विष्कंभ, इसका 4 लाख। उसके बाद है कालो दधी समुद्र, समझ में आया। हाँ, आपके 1 लाख का ये जम्बू का आयाम विष्कंभ, बराबर। उसके बाद है लवण समुद्र, देखो बीच में जगह है ब्लू कलर का। उसके बाद आया ये 4 लाख योजन का आयाम विष्कंभ वाला घातकी खंड। अब 4 लाख का आयाम, आयाम का मतलब है लंबाई और विष्कंभ का मतलब है चौड़ाई, तो 4 लाख लंबाई और 4 लाख चौड़ाई और बराबर गोल, तो इतना ही होगा ना। हाँ। यहाँ भी उसके बाद है पूरा कालोदधी समुद्र, आपको ऐसे इसको ऑब्जर्व करना है। और उसके बाद ये है आपका पूर्व अर्ध पुष्कर, ये पश्चिम अर्ध पुष्कर, और उसके बाद आएगा मानुषोत्तर पर्वत, बराबर ऐसे। समझ में आ रहा है। ये बात क्लियर हो रही है। हाँ। तो ये हो गया आपका 45 लाख योजन का मनुष्य क्षेत्र, और उसके किनारे पे आएगा मानुषोत्तर पर्वत। तो उसमें बाकी ये सारी जो जगह है वो सारे, जहाँ पे समंदर है समंदर, और जहाँ पे ये जमीन है घातकी खंड का, तो बाकी के सारे ईशुकर पर्वत मतलब जमीन हो जाएगी। समझ में आ रहा है। ये भी 8 लाख चौड़ाई ईशुकर पर्वत होगा, जैसे ये 8 लाख चौड़ा है तो ये पूरी 8 लाख चौड़ाई की यहाँ पे ईशुकर पर्वत आ जाएगी, बराबर ना। आओ बोलो, कोई प्रश्न है। ना। चलो, तो ये हो गया आपका। अब अगले बात को हम देखेंगे। अब आपको है ना एक चीज़ समझनी है, ये कैसा होगा। आओ, ये जो पूरा आपने देखा ना 2.5 द्वीप और ये द्वीप, ये कैसा होगा पता है। ये बराबर नीचे जैसे ये जम्बू है ना। आओ, ये है नीचे की जमीन, और ये 1000 योजन ऊंचा आपको अंदर मेरू के नीचे का उद्वेद ऊंडाई। अब मान लो कि ये पूरा आपका 45 लाख योजन वाला है, तो वो सब में भी यहाँ पे एक मेरू, फिर यहाँ 2 मेरू, फिर 3, चौथा और 5वां, तो ऐसे पूरा 45 लाख योजन में हो जाएगा। लेकिन ये सारे द्वीप समुद्र, जैसे अगर जम्बू द्वीप है तो कोने से ऊपर चढ़ते 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 1000 योजन ऊंचाई और फिर नीचे उतरना। ये क्यों? क्योंकि 1000 योजन मेरू पर्वत जमीन में ऊंडा है, बराबर। तो इसी तरह ये 5 मेरू भी ऐसे ही होंगे ना। पांचों मेरू के नीचे भी 1000 योजन ऊंडा होगा। मतलब कि ये सारे द्वीप समुद्र, ये हम सब जो भी जितने भी मनुष्य क्षेत्र के अंदर वाले जितने भी द्वीप है, वो सारे द्वीप ऊंचाई में 1000 योजन तक जरूर चढ़ेंगे, बराबर। क्योंकि सबके नीचे पांचों मेरू 1000 योजन ऊंडाई में है। और मानुषोत्तर पर्वत भी तो 450 योजन जमीन में ऊंडा बोल दिया है ना। हाँ, तो वो भी 450 योजन जमीन में ऊंडा हो गया।
और मेरू 1 लाख ऊंचाई पे है। देखो ये मानुषोत्तर पर्वत का खाली 1768 योजन ही ऊंचा है, लेकिन मेरू तो 1 लाख योजन ऊंचा है कि नहीं, इसलिए उसकी ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी। जितना ऊपर का पर्वत ऊंचा होगा उतनी ही नीचे जमीन के नीचे उसकी ऊंचाई होती है, उससे ज्यादा नहीं, उसी के नाप के हिसाब से। बराबर 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 बराबर। हाँ। हम्म। अब यहाँ मैं ये जो पेज में लिखा है वो पढ़ रही हूँ, वो थोड़ा सा देख लीजिए। तो मैंने 1000 योजन ऊंचा है बोला है ना, उसकी बात है। अधोलोक में मेरू के समतल की अपेक्षा मात्रा एक मात्रा भूमि नीची होती है, और मेरू पर्वत की पश्चिम दिशा में 42,000 योजन भूमि नीचे जाने के बाद 1000 योजन तक नीची हो गई। हाँ। हो गई। आओ चलो, समझ में आ गया ना। तो अब ये टॉपिक आपका आज मानुषोत्तर का हो गया, क्लियर हो गया पिक्चर के साथ। हाँ। बस चलो, बहुत अच्छा। आपको ये समझ में आ जाए ना, वही बहुत है, क्योंकि ये 2.5 द्वीप और ये एक ही लाइन में है, कैसे है, किस प्रकार से ये है, वो सब हमको समझना है। बुद्धि, परमात्मा ने कहा है समंदर 4 प्रकार के हैं। कितने? 4 प्रकार के। हमको नहीं पता था, आपको पता है? भगवान ने समंदर 4 प्रकार के बोले। अब 4 प्रकार के क्यों बोले? क्योंकि समंदर के नीचे की जमीन के हिसाब से समंदर जाएगा। बराबर? कोई समंदर ज़्यादा ऊंडा होगा तो कोई कम ऊंडा होगा। अब जैसे यहाँ लवण तो गोतीर्थ है ना, कोने से बिल्कुल 0 से ऊंडाई बढ़ती जाएगी नीचे तक। समंदर के मध्य भाग तक तो 1 लाख योजन ऊंडा हो गया है, लवण हो गया है ना। हाँ। और किनारे पे बिल्कुल 0। तो 4 प्रकार के समंदर होते हैं। उदधी 4 प्रकार की। समंदर का एक देश छिछरा होता है, मतलब बिल्कुल जैसे आप अभी समंदर में जाके खड़े रह जाओ दरिया पे, लवण के कोने में, किनारे पे, तो बिल्कुल छिछरा है, और धीरे धीरे जमीन के ऊपर से आप पानी में जाओगे, शुरू होगा, और छिछरा दिखाई भी देता है। समंदर का एक भाग ऐसे है छिछरा, लेकिन वो बहुत गहरा दिखाई देता है। बिल्कुल छिछरा ही है, लेकिन वो इतना ऊंडा दिखाई देगा। उसके बाद समंदर का एक भाग बहुत ही ऊंडा है, लेकिन आपको लगेगा जैसे इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल छिछरा है। और समंदर का एक भाग ऊंडा भी बहुत है, और ऊंडाई उसकी दिखाई भी देती है, और है भी ऊंडा। इस प्रकार से 4 प्रकार के समंदर बताए। ऐसे ही 4 प्रकार के पुरुष। देखो ये चतुर्भंगी है, समझ में आई है मेरी बात? ये चतुर्भंगी हमारे शास्त्र की बहुत बड़ी देन है, परमात्मा की। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने दी है। यहाँ तक कि ज्योतिष का फलादेश भी चतुर्भंगी से होता है। चतुर्भंगी आपको मालूम है? हाँ, हाँ देखो, हाँ सुनो, आज ये बहुत अच्छा टॉपिक आएगा, आप ध्यान से सुनो। चतुर्भंगी में क्या है कि किसी भी चीज को डिफाइन करना हो, उसको समझना हो, तो उसको 4 प्रकार से समझना चाहिए। आप आज अब जैसे कि एक हम गुण की बात करें, गुणवान की बात करें, तो इसके लिए भी चतुर्भंगी, यानी कि 4 प्रकार की स्त्रियां, 4 प्रकार की स्त्रियां। जैसे कि एक शीलवान है, और शीलवान तो है लेकिन चारित्रवान नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ। शीलवान तो है लेकिन चारित्रवान नहीं है। उसके शीलवान मतलब बहुत ही अच्छे भद्र कुटुंब की है, लेकिन वो चारित्रवान नहीं है। ये उसकी एक कैटेगरी। दूसरी, वो चारित्रवान है लेकिन शीलवान नहीं है, मतलब ये अच्छी उसका चारित्र अच्छा है, लेकिन ये बड़े अच्छे घर की नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ। तीसरा, ये शीलवान भी है और चारित्रवान भी है, मतलब ये शीलवान भी है और चारित्रवान भी है, और बड़े अच्छे घर की भी है, और है भी बहुत अच्छी। और चौथा ये हुआ कि ऐसी स्त्री जो शीलवान भी नहीं और चारित्रवान भी नहीं।
तो 4 अलग अलग प्रकार हुई कि नहीं कैटेगरी? हाँ। ऐसे ही पुरुषों की बात की है यहाँ पे, पुरुषों की। तो पुरुषों को ये कहा है कि कोई तुच्छ है, कोई पुरुष तुच्छ है और गंभीर है, वो तुच्छ भी है और गंभीर भी है। दूसरा वो तुच्छ है पर गंभीर नहीं है। तीसरा वो गंभीर है मगर तुच्छ नहीं है। और चौथा वो तुच्छ भी नहीं है और गंभीर भी नहीं है। समझ में आया? हाँ। इसको चतुर्भंगी कहा जाएगा। तो समंदर भी इस प्रकार से है कि एक वो छिछरा है, दूसरा वो गहरा है, फिर दूसरा उसका दूसरा प्रकार वो छिछरा है मगर गहरा नहीं है, तीसरा वो गहरा है मगर छिछरा नहीं है, और चौथा ना ही वो छिछरा है ना ही वो गहरा है। समझ में आया? हाँ। हाँ, तो ये 4 प्रकार से प्रत्येक वस्तु को हमें भांगा की तरह समझना पड़ेगा। इसको चतुर्भंगी कहा गया, इसलिए इसका नाम है भांगा, क्योंकि अलग अलग भांगा हो गया और ये 4 प्रकार के भांगे से इसको तुलना की जाती है, इसलिए उसका नाम हुआ चतुर्भंगी। बराबर? पूरा का पूरा ग्रहों का फलादेश इससे होता है और इतना बढ़िया होता है कि पूछो नहीं। ग्रहों में भी ऐसे ही फलादेश होता है कि ग्रह बलवान है, शुभ है, बलवान भी और शुभ भी है, तो अच्छा हुआ कि नहीं? हाँ। बलवान है लेकिन अशुभ है, तो ये बुरा हो गया। हाँ। वो निर्बल है लेकिन शुभ है, निर्बल है लेकिन शुभ है, और निर्बल है लेकिन अशुभ है, तो ये तो और अच्छा हो गया। जो अशुभ है वो निर्बल हो गया, तो अच्छा हुआ कि नहीं? अच्छा हुआ कि नहीं? हाँ। हाँ हाँ। चलो आओ, अभी मैं आगे ठाणांग सूत्र के कुछ गाथा है वो बोल रही हूँ मैं। केवली के 5 गुण अनुत्तर होते हैं। देखो, अनुत्तर, अनुत्तर मतलब कि अब ये कभी भी आके वापस नहीं जाएगा, मतलब ये उत्तर कभी नहीं होगा। समझ में आया? केवली के 5 गुण एक बार मिल गए, अब ये कभी अनुत्तर नहीं होने वाले। तो ये ज्ञान कैसा? अनुत्तर ज्ञान, अनुत्तर दर्शन, अनुत्तर चरित्र, अनुत्तर तप और अनुत्तर वीर्य, ये 5 गुण उसके अनुत्तर कहे जाते हैं। अनुत्तर मतलब अब इनकी कोई उत्तर नहीं, अब ये आके जाने वाले नहीं है, उसको अनुत्तर कहा जाएगा। बराबर? बराबर। यस। आओ, चलो अभी आगे मैं बोल रही हूँ। अब यहाँ भगवान के 5 कल्याणक के नाम है, मैं बोल इसलिए रही हूँ क्योंकि कहीं आपको ये कल्याणक कुछ और नक्षत्र के भी मिलेंगे, क्योंकि अब हमें ये चीज़ समझनी है। जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ कि परमात्मा भगवंत महावीर स्वामी के तो 5 कल्याणक एक ही नक्षत्र में तो नहीं हुए हैं ना? नहीं। हाँ, कोई उत्तरा फाल्गुनी में हुआ है तो कोई स्वाति में भी हुआ है। बराबर? लेकिन यहाँ पे कुछ और बताया गया है, उसको भी थोड़ा ध्यान से लेना जरूरी है, क्योंकि ये ठाणांग सूत्र की गाथा है। ये ठाणांग सूत्र की गाथा है, उसमें मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए। पद्म प्रभु परमात्मा के 5 कल्याणक चित्रा नक्षत्र में, पुष्पदंत कल्याण परमात्मा के मूल नक्षत्र में, ये 5 कल्याणक एक ही नक्षत्र में बताया है। इसमें ये समझने की बात है थोड़ी। उसके बाद शीतल भगवान के 5 कल्याणक पूर्वाषाढ़ा में, विमल परमात्मा के 5 कल्याणक उत्तरा भाद्रपद में, अनंतनाथ भगवान के 5 कल्याणक रेवती नक्षत्र में, धर्मनाथ प्रभु के 5 कल्याणक पुष्य नक्षत्र में, शांतिनाथ भगवान के 5 कल्याणक भरणी नक्षत्र में, कुंथुनाथ भगवान के 5 कल्याणक कृतिका में, अरनाथ भगवान के 5 कल्याणक रेवती नक्षत्र में, मुनि सूरज स्वामी के 5 कल्याणक श्रवण नक्षत्र में, नमीनाथ भगवान के 5 कल्याणक अश्वनी नक्षत्र में, और नेमीनाथ भगवान के 5 कल्याणक चित्रा नक्षत्र में, पार्श्वनाथ भगवान के 5 कल्याणक विशाखा नक्षत्र में, और परमात्मा महावीर स्वामी के 5 कल्याणक हस्तोत्तरा नक्षत्र में हुए हैं।
अब यहाँ पे पता नहीं क्यों लेकिन इन्होंने सारे नक्षत्र हस्तोत्तरा बताया है। इसमें आपको यहाँ 14 भगवान के ही नाम दिए हैं, 24 के नहीं दिए हैं। पता नहीं वो भी कुछ कारण होगा या क्या होगा, नहीं पता है, लेकिन जो था इसलिए मैंने आपको बोला है। लेकिन ये डिफरेंट है इसलिए बोला है। आपको बोलने का भी एक कारण है कि क्योंकि यहाँ कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है, बराबर। हाँ, कुछ डिफरेंट है तो उसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अब पद्म प्रभु स्वामी के पांचों कल्याणक चित्रा नक्षत्र में ही वो देवलोक से आए, गर्भ में उत्पन्न हुए, तो वो हुआ च्यवन कल्याणक। फिर चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ इसलिए वो हुआ जन्म कल्याणक। चित्रा में ही वो दीक्षित हुए इसलिए वो हुआ दीक्षा कल्याणक। उसी नक्षत्र में अनुत्तर उनको निराबाध, निरावरण, निर्व्याघात, प्रतिपूर्ण केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हुआ, और उसी नक्षत्र में परमात्मा निर्वाण को प्राप्त हुए, बराबर। तो इस प्रकार से यहाँ सब दिए हुए हैं, बराबर 14 भगवान के ही दिए हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन तो है ही बड़ा, क्योंकि महावीर स्वामी के जो पांचों कल्याणक हस्तोत्तरा में बताया है, ऐसा हमारे नॉर्मल में तो ये नहीं आते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के भी पांचों विशाखा में है, जो बाहर विशाखा में नहीं है। अब किन कारण से ये लिखा है वो नहीं मालूम, तत्व केवली गम्य, मगर समझना जरूरी था, बराबर। हाँ, चलो अभी कुछ और चीज बातें हैं वो मैं बोल रही हूँ। कालोदधि समुद्र की वेदिका, वो भी 2 कोस ऊंची है, 2 कोस ऊंची, क्योंकि वो तो कम होगी, मानसरोवर पर्वत जितनी ऊंची नहीं है। मानसरोवर पर्वत तो 1721 योजन ऊंचा है, जब ये तो 2 कोस मतलब मुश्किल से कुछ योजन के कुछ भाग हो गया, ठीक है। और मेरू पर्वत के उत्तर और दक्षिण में अर्ध पुष्करवर द्वीप है, इस तरफ दोनों क्षेत्र अति तुल्य है, बिल्कुल एक समान, एक जैसे। और दोनों क्षेत्र के नाम है भरत और ऐरावत, दोनों एक जैसे। अब दोनों कुरु भी है ना पुष्करवर द्वीपार्थ के, वो भी बिल्कुल एक जैसे, उत्तर कुरु, देव कुरु। और वहाँ पे 2 कल्पद्रुम है, महाद्रुम है, उसके नाम है कूट, शाल्मली और पद्म वृक्ष। आपको देखो ये भी समझना है कि वहाँ पे 2 कुरु है, 2 कुरु, देव कुरु, उत्तर कुरु, और देव कुरु में ही ये कूट शाल्मली और उत्तर कुरु में है पद्म वृक्ष, ये भी समझना है। देखो जैसे जम्बू द्वीप में भी 2 चीज बताई ना, जम्बू वृक्ष और शाल्मली वृक्ष, 2 है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही हर एक पांचों मेरू के दोनों तरफ 5 उत्तर कुरु, 5 देव कुरु है, और पांचों उत्तर कुरु में शाल्मली वृक्ष भी है, और पांचों उत्तर कुरु में सुदर्शन वृक्ष भी मिलेगा और मिलेगा। हाँ, तो अब तो आप दोनों की स्थिति एक जैसी हो गई, गोलाई, लंबाई, चौड़ाई 8 लाख योजन की, बराबर। बराबर, क्योंकि दोनों एक समान है। और ये जो कूट, शाल्मली और पद्म वृक्ष, ये दोनों के देव के नाम भी यहाँ बताएं। वहाँ पे 2 देव है, एक का नाम है गरुड़ वेणुदेव और दूसरे का नाम है पद्मदेव, बराबर। तो एक है गरुड़ वेणुदेव और एक है पद्मदेव। और वहाँ पे 6 प्रकार के काल का अनुभव मनुष्य को होता है। ये जो पुष्कर द्वीप है वहाँ भी 6 प्रकार के काल का मनुष्य अनुभव करेंगे। जैसे हमारे भरत से लेके जम्बू द्वीप में 6 प्रकार का काल है, यहाँ भी 6 प्रकार का काल, पुष्कर द्वीप में भी। तो आओ, यहाँ पे और 2 देव के नाम बताए हैं पश्चिमार्ध, पुष्कर द्वीप के पश्चिमार्ध में और पूर्वार्ध में। तो कूट, शाल्मली, पद्म वृक्ष, और देव है गरुड़ और पुंडरीक देव, बराबर। तो ये 2, क्योंकि 2 इस तरफ होंगे तो 2 इस तरफ भी होंगे कि नहीं? होंगे।
हाँ, तो यहाँ पे है गरुड़, वेणुदेव और पद्मदेव। यहाँ पे गरुड़, वेणुदेव और पुंडरीक देव। आओ, 10 प्रकार के भवनपति देव, उसके 20 इंद्र बताए हैं। कितने? 20 इंद्र। 10 प्रकार के जो भवनपति देव है उसके 20 इंद्र है, वो मैं बोल रही हूँ, नाम समझना है, क्योंकि कभी भी ये इंद्र का नाम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि धर्णेंद्र, अब धर्णेंद्र किसके इंद्र है बताएंगे आप? कौन से निकाय के? नाग कुमार, लेकिन है तो भवनपति ना। हाँ, भवनपति है, भवनपति में नाग कुमार, और उसके वो इंद्र है, इसलिए मैं 10 भवनपति के 20 इंद्र का नाम बोल रही हूँ। ये जो 20 इंद्र है वो असुर कुमार जाति में, उसमें से 2, क्योंकि भवनपति निकाय की सबसे पहली जाति है असुर कुमार, उसके 2 इंद्र चमरेंद्र और बलिंद्र। फिर दूसरी जाति है नाग कुमार, उसके 2 इंद्र धर्णेंद्र और भूतानेंद्र। उसके बाद है सुवर्ण, तीसरी जाति है सुवर्ण कुमार, उसके 2 इंद्र वेणुदेव और वेणुदाली। बराबर, वेणुदेव और वेणुदाली। अब उसके बाद है तीसरे इंद्र की बारी आएगी। हाँ, तीसरे इंद्र में अभी हम जाएंगे। हाँ, तीसरे तो हो गए, चौथे आएंगे। 1 मिनट, हाँ जरा। हाँ, आओ। चौथा है अग्नि विद्युत कुमार। विद्युत कुमार में है हरि और हरि सहदेव। अब देखो, आपको ये इंद्र है ना, ये सारे आपको इसमें आपको सब नाम जो है ना, जैसे हिंदू धर्म में नहीं होते नाग कुमार देव, वेणुदेव, हरिदेव, हरि सहदेव, होते कि नहीं होते? भूतानंद देव होते कि नहीं? हाँ, होते हैं। अग्निदेव, ये सब उसके नाम है। अब आओ, उसके बाद अग्नि कुमार जाति, उसमें अग्नि शिखा और अग्नि मानव देव। उसके बाद द्वीप कुमार जाति, उसमें पूर्ण और विशिष्ट इंद्र। उसके बाद उदधि कुमार, मतलब पानी का जो ये निकाय है, उसमें जलकांत और जलप्रभ। फिर दिक् कुमार इंद्र, जैसे कि 10 दिशाएं हैं उसके इंद्र। तो अमित गति, अमित वाहन, ये 2 उसके इंद्र हुए। उसके बाद वायु कुमार इंद्र, विलंब और प्रभंजन, ये दोनों इंद्र के नाम। उसके बाद है स्तनित कुमार इंद्र, तो उसके जो 2 इंद्र हैं उनका नाम है घोष और महाघोष। समझ में आ गए? ये 10 भवनपति जाति हुए और उनके 20 इंद्र के नाम हुए। अब उसके बाद मैं बोलने जा रही हूँ, क्योंकि आपको आज सारे इंद्र के नाम के साथ पढ़ना है, उसको जानना है। अब बारी आएगी 16 व्यंतर देव। ठीक है, 16 प्रकार की व्यंतर देवों की जातियां हैं, तो 16 प्रकार के व्यंतरों के 32 इंद्र होंगे। हर एक जाति में 2 इंद्र। अच्छा, ये हर एक जाति में 2 इंद्र क्यों, कोई बताएगा? हर एक में 2 क्यों? ऐसे तो एक ही राजा काफी होता है ना हर जगह। कोई भी एरिया में एक ही होंगे तो लड़ाई नहीं होगी, 2 होगा तो लड़ाई होगी कि नहीं? होगी ना। हाँ, तो 2 क्यों बताए, बताओ? उत्तर और दक्षिण। हाँ, आपको यही बराबर जवाब है। उत्तर और दक्षिण पूरा एरिया है, आप देखो असंख्य द्वीप समुद्र का। तो अब जो देव उत्तर में बैठे हैं, उत्तर में उसका महल है, उनको दक्षिण की चीज तो कुछ दिखाई नहीं देगी, वो बहुत दूर होता है। ऐसा नहीं, वो तो देख तो सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी तो अवधि ज्ञान होता है। लेकिन एरिया के हिसाब से ही राजा होगा कि नहीं होगा? होगा। उत्तर की तरफ के उत्तर इंद्र और दक्षिण वाले दक्षिण इंद्र। बराबर। ये कारण है इनके 2-2 एक जाति में 2-2 इंद्र होने का। आओ चलो, अभी मैं व्यंतर 16 व्यंतर जाति में से पहली व्यंतर जाति है पिशाच, उसके 2 इंद्र काल और महाकाल। उसके बाद भूत जाति, भूत व्यंतर के भी 2 इंद्र है, सुरूप और प्रतिरूप। फिर यक्ष व्यंतर, उसके भी 2 है, पूर्णभद्र और मणिभद्र।
उसके बाद है, देखो मणिभद्र यक्ष पता है कि नहीं? हाँ हाँ, उसकी तो हम मणिभद्र देव की पूजा भी करते हैं, लेकिन वो इंद्र है, मालूम था? नहीं। हाँ, हमको पता ही नहीं था। ये 16 व्यंतर में से ये यक्ष यक्ष जाति के इंद्र है। किसके? यक्ष जाति के इंद्र। उसके बाद है राक्षस जाति में भी 2 इंद्र, भीम और महाभीम। फिर किन्नर जाति व्यंतर की, उसके 2 इंद्र, किन्नर और किम पुरुष। उसके बाद किम पुरुष जाति के 2 इंद्र, सतपुरुष और महापुरुष। उसके बाद महोरग जाति, महोरग मतलब बड़े बड़े सर्प, हाँ, अजगर जैसे जैसे बड़े बड़े सर्प, उसके 2 इंद्र हैं, अतिकाय और महाकाय। देखा, नाम भी सोचा नहीं होगा, हम जानते हैं अतिकाय और महाकाय। क्या नाम है? अतिकाय और महाकाय। तो ये बड़े बड़े अजगर हुए कि नहीं? महोरग का मतलब, हाँ, ये बड़े बड़े अजगर हुए। तो आप देखते हो ना, वो इच्छाधारी नाग बड़े बड़े अजगर के रूप में अपना शरीर लेकर घूमते हुए देखते हो कि नहीं? हाँ। तो ये अगर किसी ने देखा होगा तो इन्होंने किसको देखा होगा? महोरग जाति के ही व्यंतर देवों को देखा होगा ना? हाँ। वही अपना रूप बदल सकते हैं ना, ऐसे ही इच्छाधारी। हाँ, तो ये हुए कौन? महोरग जाति के व्यंतर। उसके बाद गंधर्व जाति के 2 इंद्र, गीत रति और गीतयश। ठीक है, तो ये आपके हो गए 8 व्यंतर। अब आएंगे 8 वाण व्यंतर। उसकी जो जाति है 8 वाण व्यंतर की, उसके मैं इंद्र के नाम बोल रही हूँ। अणपन्नी जाति के वाण व्यंतर है, उसके 2 देव है, सन्निहित और सामान्य, 2 इंद्र। फिर पणपन्नी जाति वाण व्यंतर जाति, उसके 2 इंद्र, घात और विहात। फिर ऋषिवादी के 2 व्यंतर, वाण व्यंतर की 2 जाति, ऋषि इंद्र और ऋषि पालक इंद्र। उसके बाद भूतवादी वाण व्यंतर की जाति, उसके 2 देव हैं, ईश्वर इंद्र है, ईश्वर और महेश्वर। लो, ये ईश्वर और महेश्वर तो आजकल के 2 भगवान के ही नाम आ गए ना। हाँ। तो हम तो इसको भगवान भगवान मान के, ये लोग हिंदू सब मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि ये तो व्यंतर जाति के इंद्र है। इसलिए इनका प्रभाव ये सृष्टि पे ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? हाँ। क्योंकि ये इंद्र है। इसके बाद कति इंद्र, उसके भी जाति के 2 इंद्र आएंगे, वाण व्यंतर की जाति है ये, सुवत्स और विशाल। महाकतीन्द्र वाण व्यंतर जाति के भी 2 इंद्र, श्वेत और महाश्वेत। और उसके बाद पतंग वाण व्यंतर जाति के 2 इंद्र है, पतंग इंद्र और पतंगपति इंद्र। समझ में आ गया? हाँ। तो आपके 32 इंद्र व्यंतर के और 20 इंद्र भवनपति के, टोटल कितने हुए? 32 और 20 32 और 20 52 हो गए ना? हाँ। अब 64 इंद्र है, तो 12 बाकी है। यस। तो अब 2 इंद्र किसके? ज्योतिष के 2 इंद्र, सूर्य इंद्र और चंद्र इंद्र। 54। हाँ, 54 हो गए। 10 बाकी। यस, अभी 10 बाकी। अब 10 कहाँ के आएंगे? देवलोक ना। यस, वैमानिक देवलोक के आएंगे। ये वैमानिक देवलोक है, इसलिए जो 12 देवलोक है उसके 10 इंद्र है। 12 देवलोक के 12 इंद्र नहीं है। 10 ही। बोलो कितना सरप्राइज है। आप सोचो, यहाँ पे व्यंतर वाण व्यंतर भवनपति में उत्तर दक्षिण एक जगह के 2-2 इंद्र दे दिए, क्योंकि ये तो समझ में उतने होते ही नहीं है ना, मैच्योर तो होते ही नहीं है समता वाले तो होंगे नहीं। तो तेरा एरिया मेरा एरिया ज़्यादा रहता है ना इनको। हाँ, लेकिन जो वैमानिक देवलोक है, जो ऊपर के देवलोक 9, 10, 11, 12, वो तो बिल्कुल सम्यक दृष्टि जीव होंगे ना, उनमें से बहुत सारे तो। हाँ, तो अब आओ सौधर्म ईशान, पहले 2 देवलोक के 2 इंद्र, सौधर्मेंद्र ईशानेंद्र। उसके बाद सौधर्मेंद्र का नाम शक्रेंद्र है, बहुत बार शक्र नाम आएगा। आपको शक्रस्तव मालूम है ना? हाँ। तो ये सौधर्मेंद्र के द्वारा रचा हुआ है, उनको शक्रेंद्र भी कहा जाता है। तो शक्रेंद्र
सौधर्म देवलोक के शक्रेंद्र, ईशान देवलोक के ईशान इंद्र। उसके बाद तीसरा देवलोक सनत कुमार के सनत कुमार इंद्र, और चौथा माहेंद्र देवलोक के माहेंद्र इंद्र। ठीक है। उसके बाद पांचवा ब्रह्मलोक के ब्रह्म इंद्र, और छठा लांतक कल्प के लांतक इंद्र। उसके बाद सातवां महाशुक्र इंद्र, और आठवां सहस्त्रार के सहस्त्रार इंद्र। देखो टोटल 10 हो गए। अब आए बाकी के 8 देवलोक हो गए। अब 9, 10, 11, 12 आणत, प्राणत, आरत, अच्युत। तो उसके 2 इंद्र आ जाएंगे, आरतेंद्र और अच्युतेंद्र, बस 2 ही। ऊपर के 4 देवलोक के सिर्फ 2 इंद्र। तो टोटल 10 हो गए। तो 10 टोटल मिला के 64 हो गए इंद्र आपके। हाँ। यस, 64 इंद्र हो गए। चलो, अभी ये पिक्चर मैंने वैसे तो पहले समझा है लवण समुद्र का, लेकिन अगर आप में से किसी ने नहीं देखा हो, नहीं सुना हो, तो फिर से समझा दूं। हाँ। आओ। मैम बुक्स भेजी क्या आपने? नहीं, वो दूसरी बाकी है। एक तो दे दी, एक नहीं मिली क्या आपको? देखो ये लवण समुद्र, 2 लाख लवण समुद्र बराबर बीच में 1 लाख का जम्बू द्वीप, और पूरा ये लवण समुद्र है। तो लवण समुद्र का ये अंदर आप देखोगे 50,000 इस तरफ, 50,000, तो अंदर का 1 लाख लवण। उसके बाद का जो दूसरा 1 लाख है, उससे पहले ये आपको जल शिखा मिल रही है, दिख रही है। लवण में जो 2 लाख की चौड़ाई है, उसमें बराबर मध्य भाग में से जल शिखा उछल रही है। पता है ना सबको? हाँ। तो आपको ये समझना है, हाँ, आपको ऐसा समझना है कि जैसे ये जम्बू है, इस तरफ 2 लाख लवण है, बराबर, इस तरफ 2 लाख लवण है, राइट। तो आप देखोगे, देखो अंदर 1 लाख है, फिर जल शिखा, और बाहर 1 लाख का लवण दिख रहा है। इस तरफ का 2 लाख, समझ में आ रहा है? हाँ। देखो अंदर का ये 1 लाख हो गया। हाँ। और बीच में ये जल शिखा हो गई। हाँ। उसके बाद वापस 1 लाख। अच्छा। तो ये जो जल शिखा है, 1 लाख छोड़ के अंदर से और 1 लाख छोड़ के बाहर से, आप ऐसा बोल सकते 95,000, 95, क्योंकि जल शिखा 10,000 योजन की चौड़ी। तो ये कोने, जम्बू के ये कोने से इधर घातकी कंठ का कोना आएगा, वहां तक ये लवण 2 लाख का हो गया। उसमें बराबर मध्य भाग में 10,000 योजन की ये जल शिखा हो गई। तो 1 लाख 95,000 इस तरफ, 95,000 इस तरफ हुआ लवण। हाँ। बस, तो इस तरफ, यहाँ भी दोनों तरफ आएगा। हाँ। तो ये देखो 10,000 योजन लिखा है, जल शिखा की चौड़ाई दिख रही है आपको? हाँ। यस। अब समझना ये है कि जो लवण में जो सूर्य चंद्र घूमते हैं ना 4, हाँ। ये बिल्कुल ये जल शिखा के अंदर से घूमते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जल शिखा 16,000 योजन ऊपर उछलती है। कितनी? 16,000 योजन। और सूर्य चंद्र तो 1,000 योजन से ज्यादा ऊपर होते ही नहीं। हाँ, तो ये तो अंदर जाता रहे। हाँ, तो इसके अंदर ही हो गए ना। हाँ। तो ये जल शिखा के अंदर से उसके चारों के मांडले निकलते हैं। और जैसे 4 सूर्य है, तो एक सूर्य, फिर दूसरा सूर्य, उसके 50,000 क्योंकि ये पूरा 5 लाख का एरिया हो गया ना। हाँ। परिधि में ये कितना होगा? देखो 1 लाख का जम्बू है, और एक इस तरफ 3 लाख हो गया अंदर का एरिया। हाँ। परिधि, तो ये परिधि में 5 गुनी करो तो ये 15 लाख की परिधि हो गई अंदर के भाग में। हाँ। और ये 3 लाख के एरिया में आपको कितने सूर्य मिलेंगे? 4 सूर्य। तो एक ही लाइन में ही मिलेगा ना। इसके अंदर ही सारे के सारे उदक स्फटिक के हैं। उदक मतलब पानी, और स्फटिक रत्न होता है, पानी को फाड़ के चलने वाला रत्न। उदक स्फटिक का क्या मतलब हुआ? पानी को फाड़ के चढ़ने वाला रत्न। हाँ, जैसे हमारा ये सूर्य पानी में से नहीं निकलता है, ये तो वो स्फटिक रत्न का है, लेकिन यहाँ उदक स्फटिक का है। समझ में आ गया? हाँ। तो जम्बू द्वीप के मांडले तो बाहर है, लेकिन लवण के मांडले ये जल शिखा के अंदर है।
बराबर। बराबर। इसलिए सूर्य भी उदक स्फटिक के। आओ अभी इसकी लंबाई चौड़ाई जानेंगे। अब ये 4 सूर्य में एक सूर्य एक चंद्र, एक सूर्य एक चंद्र होगा। हाँ। तो ये देखो यहाँ पे बराबर पूर्व दिशा होगी, मेरा कर्सर है बराबर, क्योंकि ये जम्बू का पूर्व हुआ तो लवण का पूर्व भी यहाँ पे ही होगा ना। हाँ। तो जब यहाँ सूर्य होगा तो ये उदित होगा, राइट। हाँ। तो ये पहला सूर्य, फिर दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, ऐसे 4 सूर्य होंगे बराबर अंतर पे, सिमिलर अंतर पे। और 2 सूर्य के बीच में चंद्र भी होगा ना। हाँ। 4 चंद्र होंगे। अब आपको ये समझना है कि ये सूर्य यहाँ से उदित हुआ तो 1 दिन के बाद यहाँ पहुंचा ये कोने में। हाँ। तो यहाँ दूसरा सूर्य आ गया सूर्योदय में। हाँ। फिर हाँ 1 दिन के बाद ये सूर्य यहाँ पहुंचा। नहीं तो क्लॉकवाइज घड़ी फरिया कर से बस तो हमारे यहाँ तब तीसरा सूर्य उदित होगा पूर्व में। हाँ। और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो चौथा उदित हो जाएगा। हाँ। तो ये सूर्य 5वें दिन को वापस आया ना। हाँ आ गया। बस तो जम्बू में जैसे 2 सूर्य है तो तीसरे दिन वापस आता है पहला सूर्य। हाँ। यहाँ भी 4 सूर्य है तो 5वें दिन पहला सूर्य वापस आएगा। बराबर। हाँ तो ये हो गई ऊपर की बात, आकाश की बात। अब आओ समुद्र की ऊंडाई की बात करेंगे। ऊंडाई की क्या बात करेंगे, तो मान लो कि ये घातकी खंड का कोना है और ये जम्बू द्वीप का कोना हुआ। हाँ। देखो आओ, मैंने यहाँ ड्राइंग किया हुआ है, पिक्चर में देख लिया। अब आओ इधर आओ, देखो हुआ ऐसा। हाँ। ये जम्बू द्वीप का कोना और ये घातकी खंड का कोना। हम्म। तो यहाँ से 95,000 नीचे उतरेगा, यहाँ से 95 नीचे उतरेगा और बराबर बीच में गोतीर्थ बिना, मतलब फ्लैट जमीन है सीधी। हाँ। और ये 95 गोतीर्थ है। गोतीर्थ मतलब दादरा, दादर के जैसा स्लोप। गोतीर्थ का मतलब गाय पानी पीते हैं ना, गाय पानी पीती है, वो ऐसा स्लोप होता है ताकि वो अपना मुंह अंदर डाल सके। तो गाय जहाँ पे पानी पीना आती है उसको तीर्थ कहा जाता है, गो तीर्थ, गायों का तीर्थ। तो यहाँ से गायों का तीर्थ, तो यहाँ पे मान लो कि 0 है, यहाँ समंदर और पानी साथ में है बराबर, जमीन और पानी दोनों 0-0 है यहाँ पे। हाँ। फिर जैसे जैसे ये नीचे गोतीर्थ उतरता जाएगा वैसे वैसे पानी भी बढ़ता जाएगा ना, उतना ही। हाँ। जितनी जमीन नीचे उतरी उतना पानी बढ़ा। हाँ। जितनी जमीन नीचे उतरेगी उतना पानी बढ़ता जाएगा, जाएगा ना, बढ़ेगा। तो बराबर 50,000 योजन तक। कहाँ तक? 50,000। 50,000 योजन तक तो पानी ही पानी है ऊपर के भाग में, है ना। हाँ। लेकिन 50,000 के बाद यहाँ अंदर तक क्या होगा? कलश होगा। कलश पता है ना, वो पाताल कलश। हाई पाताल कलश तमे कीधुं तू लास्ट टाइम। तो ये 1 लाख योजन चौड़ा हो गया, बराबर बीच में से पाताल कलश हाँ। चौड़ा हो गया। हाँ। तो 50,000 यहाँ, 50,000 यहाँ, 1 लाख योजन का ये पूरा पाताल कलश। हाँ। स्लोप में ही पाताल कलश है, क्योंकि ये स्लोप, कलश का स्लोप जाएगा ना ऐसा। हाँ वो नीचे की तरफ से डीप होगा। डीप होगा। यहाँ 10,000 चौड़ा, ऊपर 10,000 चौड़ा, तो ये पूरी चौड़ाई कलश की आ गई। हाँ आ गई। ये कलश की आ गई, क्योंकि 95,000 तो ऊंडा है, तो ये 1 लाख तो ऊंडा वैसे भी पाताल कलश है। तो ये 50,000 तक ही पानी है, बाकी पूरा पाताल कलश की जमीन मिलेगी और पाताल कलश के अंदर समंदर का पानी मिलेगा। समझ में आ गया? हाँ। हाँ। अब देखो ये मैं पूरी गाथा, मतलब ही उसका आकार होता है। तो ये बिल्कुल गोतीर्थ जैसा है, कहीं से चढ़ रहा है, कहीं से उतर रहा है ना। हाँ। हाँ आओ आगे। नाव की तरह है, नावड़ा ही देखा ना आपने, 2 तरफ से चढ़ता और बराबर बीच में सीधा। हाँ बराबर बोट जैसा है। यस। उसके बाद अश्वस्कंद, अश्व का जो कंधा है वो भी वैसा ही है ना, ऐसे हाँ। स्लोप में। हाँ। हाँ ठीक है। और लवण का जो संस्थान है वो गोल संस्थान है। गोल कैसा? वलय जैसा, वलय वलय।
गोल आकार। हम्म, लवण समुद्र चक्रवाल विश्कम की अपेक्षा से, चक्रवाल, चक्रवाल मतलब पूरा चक्र की तरह गोल में, चक्रवाल विश्कम, विश्कम का अर्थ ही होता है चौड़ाई, ठीक है। आयाम का मतलब लंबाई, विश्कम का मतलब चौड़ाई। तो ये चक्रवाल अपेक्षा से 2 लाख इस तरफ, 2 लाख इस तरफ, तो टोटल 5 लाख हो गया, बीच में जम्बू, तो 5 लाख हुआ ना। हाँ, यस। और परमात्मा ने कहा है कि चक्रवाल विश्कम की अपेक्षा से इसकी परिधि क्या, परिधि पूरी चौड़ाई की होती है 15,81,148, ठीक है। और ऊंडाई की अपेक्षा से ये जमीन के नीचे ऊंडा लवण, उसका जो कांठा है वो है 1,000 योजन, और जो पूरा कलश है, पाताल कलश की ऊंडाई, वही लवण की ऊंडाई हो गई, तो वो हुआ 1,00,000 योजन। आओ, उच्छेद और उद्वेद भी आपने बता दिया, वो 16,000। उच्छेद ऊपर उछल रहा है, उद्वेद जमीन के नीचे की ऊंडाई, तो टोटल कितना हुआ 1,70,000। कितना हुआ 1,70,000। क्योंकि 70,000, देखो 16,000 ऊपर उछल रहा है, बराबर। उसके बाद 1,00,000 ऊंडा है पाताल कलश की अपेक्षा, और नीचे 1,000 का जो कांठला है वो जमीन के अंदर ऊंडा हुआ ना। अब आपको एक बात समझनी है, जब इतना बड़ा 2 लाख का गोतीर्थ होगा तो कुछ तो जमीन में होगा कि नहीं होगा। अब जैसे हम बोलते हैं ना, इतना 1,00,000 का जम्बू द्वीप, तो कुछ तो जमीन में होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही जब वो 2 लाख का लवण दोनों तरफ से उतर रहा है, वो 1,000 योजन जमीन के अंदर है, बराबर। तो टोटल 1,17,000 लवण की लंबाई चौड़ाई हो गई, और परिधि हुई 15,81,148। आओ, क्लियर हो गया सब। हाँ, अब यहाँ ये प्रश्न है कि जब लवण, जम्बू की अपेक्षा लवण तो कितना बड़ा, कितना चौड़ा, कितना ऊंडा, 1,00,000 ऊंडा, इतना सारा पानी। तो कभी एक क्वेश्चन होता है किसी को भी, तो भगवान को यहाँ सवाल पूछा गया है कि हे भगवान, क्या लवण समुद्र जम्बूद्वीप को कभी भी पानी में डूबोता है? चारों तरफ पानी है तो कभी ये संजोग आएगा ना। हाँ, हाँ, बहुत सारे द्वीप है जो पानी में डूबे है ना। हाँ, तो जम्बूद्वीप भी तो द्वीप है, वो भी कभी भी डूब सकता है। तो भगवान जवाब देते हैं, गौतम, जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र और ऐरावत 2 क्षेत्र है, और ये क्षेत्र में अरियंत परमात्मा, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव। देखो, अरियंत परमात्मा 24-24, चक्रवर्ती 12-12, बलदेव और वासुदेव, बलदेव भी 9 बलदेव, 9 वासुदेव, और बाकी जंगाचारी चारण मुनि, विद्याचारण मुनि, विद्याधर देव, श्रमण, श्रमणी, श्रावक, श्राविका, ऐसे भद्र प्रकृति वाले मनुष्य रहते हैं, है ना। और प्रकृति से ये विनीत होते हैं, जो इतने जो बताए हैं वो प्रकृति से विनीत होते हैं, प्रकृति से उपशांत भी होते हैं, मार्दव संपन्न पुरुष होते हैं, आलीन पुरुष होते हैं, वैराग्यवान पुरुष होते हैं, और संसार में अलिप्त पुरुष भी, संसार में अलिप्त भी होते हैं। और उनका संबंध लेकर, उनके प्रभाव को लेकर लवण समुद्र कभी भी जम्बूद्वीप को बाधा नहीं पहुंचाता है। देखो, भगवान का जवाब है, ये ध्यान से सुनो। भगवान ने ये नहीं कहा कि जम्बूद्वीप शाश्वत है इसलिए नहीं डूबेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? भगवान ने कहा यहाँ पे विद्याधर मुनि है, जंगाचारण मुनि है, श्रमण श्रमणी है, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर परमात्मा, श्रावक, श्राविका, सारे इतने भद्र प्रकृति वाले मनुष्य है, जो भद्र प्रकृति के हैं, धार्मिक है, प्रकृति से विनीत है, उपशांत भी है, संभावी भी है, बहुत ही कम समय में मोक्ष जाने वाले भी है, मार्दव संपन्न भी है, आलीन संपन्न भी है, वैराग्यवान भी है, ठीक है, और संसार से अलिप्त पुरुष भी है। और इनकी हाजिरी के कारण लवण कभी भी जम्बूद्वीप को डुबोएगा नहीं, बराबर।
और यहाँ पे भरत बैताड़ है, आदि पर्वत के अधिपति देवों के भी प्रभाव से ये जम्बू द्वीप है ना। बाकी देवों का भी यहाँ प्रभाव है, जैसे कि शूल हिमवंत देव, शिखरी वर्षधर पर्वत के देव, ये सबके ऊपर महर्द्विक देव रहते हैं। तो इनके प्रभाव से ये जम्बू द्वीप कभी भी दुखी नहीं होता या कभी भी डूबता नहीं है। और हेमवत और हिरण्यवत के प्रकृति के मनुष्य जो आपको हमेशा यहाँ चौथे आरे के तीसरे आरे के मिलते हैं, तो वो प्रकृति से विनीत होते हैं, बराबर। उसके बाद गंगा नदी, सिंधु नदी, रक्ता नदी, रक्तावती नदी, ये 4 नदी में जो अधिष्ठायक देव है, गंगा देवी, सिंधु देवी, रक्ता देवी, रक्तवती देवी, ये देखो उसमें गंगा सिंधु देवी भरत क्षेत्र के और रक्तवती देवी ऐरावत क्षेत्र की देवियाँ। तो इनके प्रताप के कारण भी लवण समुद्र जम्बू द्वीप में कभी अंदर पूरा आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद रोहितांसा नदी, सुवर्णकुला नदी, रूप्यकुला नदी, ये 3 नदियाँ जो इस तरफ की हुई और बाकी की 3 नदियाँ उस तरफ की हुई। शब्दापाती, विक्टापाती, वृत्त बैताड़ है, यहाँ भी महर्द्विक देव रहते ही हैं। रम्य क्षेत्र, हरिवर्ष क्षेत्र के युगलिक क्षेत्रों में भी मनुष्य, जो युगलिक मनुष्य है वो भी प्रकृति से भद्रक है और विनीत है। फिर गंगापाती, गंधापाती, माल्यवंत, वृत्त बैताड़ है पर्वत, उसके ऊपर वाणव्यंतर देव भी रहते हैं, उनके प्रभाव से भी लवण समुद्र जम्बू द्वीप को पीड़ा नहीं देता। सीता सीतोदा नदी, वो उनमें भी देवियाँ रहती है, देवकुरु, उत्तर कुरु, उसमें भी पहले आरे के प्रकृति भद्र पुरुष, समझ में आया, पहले आरे के। मंदर पर्वत के ऊपर भी देव रहते हैं, सौधर्म देव और ईशान इंद्र और सौधर्म इंद्र, ये दोनों के आवास मंदर पर्वत के ऊपर है। आप एक बात जरूर ध्यान में रखो, मंदर पर्वत पूरे के पूरे इंद्रों, सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र के ही हाथ में है, 5, क्योंकि उनको तो वहां पे हर एक परमात्मा का जन्माभिषेक के लिए जाना पड़ता है कि नहीं? हाँ, तो ऊपर के जो वन है ना, जैसे नंदन वन, पांडक वन में 4 शिला है, लेकिन नंदन वन में और नीचे के वन में ये सबके सौधर्म इंद्र के और ईशान इंद्र के आप प्रासाद वसंतक है, जिसको हम महल कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं वो। और वहाँ पे शाश्वत जिनबिंब भी है, जिन चैत्य भी है। तो यहाँ पूरा आपके लवण समुद्र, आपके मेरू पर्वत पे इंद्रों का रहने का आवास और परमात्मा के शाश्वत चैत्य और शाश्वत जिनबिंब। अब कहाँ से लवण समुद्र डूबाएगा, बोलो? डूबाएगा ऊपर से लवण के चारों तरफ, घातकी खंड के चारों तरफ और जम्बू के चारों तरफ। देखो लवण दोनों तरफ है, घातकी खंड की तरफ भी है और जम्बू द्वीप की तरफ भी है, बराबर। तो जम्बू द्वीप के भी चारों तरफ 4 द्वार, विजय द्वार, वैजयंत द्वार, जयंत द्वार और पराजित द्वार, बराबर। ऐसे ही 4 द्वार घातकी खंड के ऊपर भी है, लवण और घातकी खंड के किनारे पे विजय, वैजयंत, जयंत और पराजित। घातकी खंड की दिशा में भी ये 4 द्वार। अच्छा, घातकी खंड के अंत में कालोद है, वहां भी 4 द्वार। तो ऐसे ये सारे चारों द्वार भी बंद हो जाते हैं, द्वार के नीचे से भी पानी अंदर नहीं आ सकता। समझ में आया? हाँ। अब यहाँ जो द्वार है, द्वार को कैसा देखा है, देखो घातकी खंड की पूरी परिधि और घातकी खंड की परिधि का 4 विभाग किया, उस प्रकार से एक द्वार से दूसरे द्वार के मध्य का अंतर बताया। अब घातकी खंड द्वीप के चारों जो द्वार है लवण के ऊपर, ये चारों द्वार के बीच का अंतर हुआ, ये लवण वाला नहीं, ये कालोद तरफी है, ठीक है, लवण की तरफ का नहीं है। ये घातकी खंड परिक्षेप की अपेक्षा से 41,10,961। घातकी खंड की परिधि कितनी? 41 लाख। लवण की 15 लाख थी ना,
हाँ अब घातकी खंड के 8-8 लाख का एरिया और बढ़ गया चारों तरफ से, तो इसकी परिधि हो गई 41,10,961। अब इसके 4 भाग करो, इसके 4 भाग करोगे कम से कम 10 लाख के ऊपर जवाब आएगा ना। हाँ हाँ, तो एक द्वार से दूसरे द्वार का अंतर ये परिधि का 4 भाग किया जाता है, तो उसका अंतर हुआ 10,27,735 योजन। ये चारों द्वार के मध्य में अंतर हुआ। अब बोलो, लवण और घातकी खंड समझ में आ गया बराबर? हाँ हाँ, तो अब ये द्वार हो गए, लवण के ऊपर जम्बू के 4 द्वार, कालोदधी के ऊपर घातकी खंड के 4 द्वार। समझ में आ गया अभी आपको? अब कालोदधी की बात हो रही है, क्योंकि कालोदधी की शुरुआत हो गई ना घातकी खंड के बाद। हाँ हाँ, तो कालोदधी की शुरुआत हो गई है। कालोदधी के प्रदेश, समुद्र के प्रदेश घातकी खंड द्वीप के प्रदेशों को स्पर्शित है। बोलो, है कि नहीं? है। कालोदधी की शुरुआत और घातकी खंड का अंत स्पर्शित ही हुआ एक दूसरे से। आओ, तो जो प्रदेश घातकी खंड के हैं वो घातकी खंड के ही कहे जाएंगे, जो कालोद के हैं वो कालोद के कहे जाएंगे। आपको उसको मिश्रण नहीं करना है, बराबर? हाँ, आओ। कितने जीव घातकी खंड द्वीप में के कितने जीव जो घातकी खंड में मरे हैं वो कालोद में भी जन्म लेंगे, क्योंकि प्रदेश तो स्पर्शित ही है और यहाँ पे मरे हुए जीव वहाँ भी जन्म लेते हैं। अब कालोद समुद्र की बात करी है। कालोद में कितने सूर्य चंद्र? 42 सूर्य, 42 चंद्र। कितने? 42। अब कालोद की जितनी भी चौड़ाई होगी ना, परिधि, आपको समझना है उसका आयम विष्कम कितना है। देखो, घातकी खंड 4 लाख है तो ये डबल होगा उससे। तो कालोदधी का आयाम विष्कम मतलब लंबाई चौड़ाई, ऐसे लंबाई हो गई, लंबाई आयाम। कालोदधी 8 लाख योजन चौड़ा, तो इस तरफ 8 इस तरफ 8, तो अब आपकी उसकी परिधि में ये 16 लाख और चढ़ गए, तो उसकी परिधि को 3 गुना करो, इसकी परिधि को 3 गुना करो। तो देखो मैं गिनाती हूँ आपको। बीच का एक जम्बू, 2 का 2 लवण यहाँ, 2 लवण यहाँ, तो टोटल 4, तो 5 हुआ टोटल। 4 और 1 5। अब आओ, 4 लाख घातकी खंड इधर, 4 लाख इधर, तो 8 लाख 5 में और ऐड करो, 13 लाख। हाँ, 13 हो गए, तो 13 लाख हो गया घातकी खंड के अंदर का एरिया, बराबर? तो अब 13 को 3 से गुनो, 13 के ऊपर, तो 13 को 3 से गुनो तो लगभग 41 लाख जो परिधि आई बराबर आ गई घातकी खंड की। अब आप आओ कालोदधी आओ, तब कालोदधी के 8-8 लाख और आप जोड़ोगे तो आप 13 और 8, 8 2 16 कितने हुए? 13 और 16 कितने हुए? समझ में नहीं आया? 13 और 16 29। तो अब 29 का 3 गुनी परिधि होगी उसकी। हाँ, तो 29 की भी 3 गुनी, मतलब 30 लाख है तो 30 का 3 गुना कितना हुआ? 1 करोड़ जितना हो गया कि नहीं? हो गया ना? हाँ, ये 1 करोड़ जितना हो गया। तो कालोदधी समुद्र चारों तरफ से, कालोदधी समुद्र, 1 मिनट, उसके 4 द्वार। अब ये 4 द्वार है कालोदधी के अंदर के भाग में जो 4 द्वार है वो घातकी खंड के हुए। तो बाहर के द्वार किसके होंगे? अर्ध पुष्कर के होंगे ना? पुष्करवर द्वीप के होंगे कि नहीं? होंगे, लेकिन अर्ध पुष्कर के होंगे, पूरे पुष्कर द्वीप के नहीं, बराबर? हाँ,
अर्ध पुष्कर के होंगे, क्योंकि दोनों तरफ अर्ध पुष्कर ही मिलेगा ना उसको, दोनों तरफ, इस तरफ का पूर्व अर्ध पुष्कर, इस तरफ का पश्चिम अर्ध पुष्कर, बराबर बराबर। बराबर। अब आपको समझना, इमेजिन करो, देखो अर्ध पुष्कर जो अंदर है मनुष्य क्षेत्र में, वो दोनों 8-8 लाख के गोले हो गए, दो ऐसे ही। हाँ ये अर्ध पुष्कर, देखो ये कालोदधी है, कालोदधी का एक छेड़ा घातकी खंड को मिल रहा है, कालोदधी का दूसरा छेड़ा अर्ध पुष्कर को मिल रहा है, बराबर बराबर। यहाँ भी देखो कालोदधी का एक छेड़ा घातकी खंड को मिल रहा है और दूसरा छेड़ा पुष्कर को मिल रहा है। हाँ दिख रहा है ना मेरे हाथ में, मैं बुक बता रही हूँ। हाँ हाँ, अब आपको ये समझना है कि अर्ध पुष्कर ऐसे गोल है और बाकी का अर्ध पुष्कर ये मानुषोत्तर पर्वत है उसके आसपास, ये अर्ध पुष्कर के आसपास, ये पूरे ऐसे गोलाई में, और उसके बाद 8 लाख का बाकी का अर्ध पुष्कर हुआ। समझ में आई बात? तो ये बाकी का अर्ध पुष्कर ऐसा पूरा जाएगा, 8 लाख का जाएगा कि नहीं? जाएगा जाएगा। तो कालोदधी का ये छेड़ा अंदर के पुष्कर को मिल रहा है, अर्ध पुष्कर को मानुष्य क्षेत्र के अंदर, लेकिन ये बाहर के पुष्कर को कुछ नहीं मिल रहा है, बाहर के भाग को मानुषोत्तर पर्वत मिल रहा है। बात समझ में आ गई? हाँ इसको मानुषोत्तर पर्वत मिलेगा, उसके बाद पुष्कर मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा पुष्करवर द्वीप समुद्र। ठीक है? यस, आओ। तो ये पुष्कर द्वीप की बात की है, अभी यहाँ पे पुष्करवर द्वीप की बात हो रही है। पुष्करवर द्वीप की क्या बात हो रही है? तो जैसे कि ये कालोदधी हुई, ऐसे उसके दो तरफ 2 द्वीप हो गए। ये पुष्करवर द्वीप, नाम पुष्करवर इसलिए है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पुष्कर यानी कमल, पुष्कर का मतलब क्या होगा? कमल। कमल, शतदल कमल यहाँ पे होते हैं, 100 पंखुड़ियों वाले, इसलिए इसका नाम ही पुष्करवर। पुष्कर में भी श्रेष्ठ कमल, कमलों में भी श्रेष्ठ कमल, इसलिए इसका नाम है पुष्करवर। तो मैंने आपको ये पुष्करवर द्वीप बता दिया, मानुषोत्तर पर्वत बताया, उसके बाद अर्ध पुष्करवर बाकी का, और उसके बाद द्वीप, और उसके बाद आएगा पुष्करवर समुद्र, बराबर बराबर। तो ये आपके हो गए हैं अंदर का। अब ये मैं इसका पूरा पिक्चर बनवाती हूँ, अब ये पिक्चर बना के लगाने के बाद आपको किताब भेजूंगी, ठीक है? ठीक है। कुछ दिन वेट करना, क्योंकि ये इसके साथ आ जाएगा तो आप सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? हाँ नहीं तो एक पिक्चर के लिए वापस भटक जाएगा, मैं कहाँ देने आऊंगी आपको, इसलिए अब जिनको बुक भेज दी है ना, उनको तो मुझे अलग से भेजना ही पड़ेगा। तो ये हुआ पुष्करवर द्वीप। उसकी बात यहाँ पे पद्म वृक्ष के और पुष्कर यानी कि कमलों के भार बहुत ही लचे हुए हैं, पद्मवर वेदिकाएं हैं, और यहाँ जो 2 देव हैं उनका नाम है पद्मदेव और महापद्मदेव। जो 2 वृक्ष के नाम है, पद्म वृक्ष, महापद्म वृक्ष, और उसके ऊपर 2 देव है, पद्मदेव और पुंडरीक देव। पुंडरीक भी कमल का ही दूसरा नाम है, पता है ना? मालूम है ना? तो ये हुआ आपका पूरा 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप के बाहर का अर्ध पुष्कर, अंदर का अर्ध पुष्कर। तो ये हो गया आपका पूरा अंदर के अर्ध पुष्कर के साथ 2.5 द्वीप, मनुष्य क्षेत्र, और बाद में मानुषोत्तर पर्वत। ठीक है? हाँ, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे तो 72 चंद्र और 72 सूर्य है ही, तो 72 चंद्र 72 सूर्य में से 36 अंदर के हो गए और 36 बाहर के हो गए ना पुष्कर द्वीप में। हाँ 36 अंदर के हो गए, मतलब 36 है स्थिर है और 36 है दूसरे वो अस्थिर है। हाँ समझ में आ गया ये? हाँ हाँ, दूसरे अस्थिर है और बाकी अंदर के जो 36 है वो बिल्कुल स्थिर है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस प्रकार से देखो, आपको यहाँ ये पिक्चर में पूरे सूर्य चंद्र मिल रहे हैं, देखो। हाँ है
ये है जम्बू द्वीप, उसके देखो 2 सूर्य दिख रहा है, खाली 2 सूर्य, हाँ और जम्बू द्वीप के ये 4 दाढ़ा निकल रही है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, उसके ऊपर 7 ऐसे 56 अंतर्द्वीप है जो लवण में जाते हैं, और ये लवण के 4 सूर्य, 1 2 3 4 और 4 चंद्र, ऐसे 8 चंद्र। देखो लवण भी बराबर मध्य में है, देखा जल शिखा में ही देखो सूर्य। एक मिनट है, मैं आ रही हूँ, एक मिनट। ऐसे ही आपको ये इमेजिन करना है कि उसके बाहर के एरिया में 2 घातकी खंड ऐसे आएंगे 2 तरफ, हाँ तो उसके भी सूर्य चंद्र आएंगे ना। हाँ देखो ये 2 घातकी खंड आए ना दोनों तरफ, पूर्व घातकी खंड पश्चिम घातकी खंड, तो यहाँ मेरु और यहाँ इसके 12 ऐसे घूम रहे हैं बराबर, हाँ और इसके भी 12 ऐसे घूम रहे हैं, 12 इसके भी घूमेंगे ना। हाँ तो अरे 6 सूर्य 6 चंद्र ऐसे 12। तो देखो यहाँ पे 2 घूम रहे हैं एक ही लाइन में, ये मेरु को, यहाँ पे और 4 सूर्य 4 चंद्र घूम रहे हैं, हाँ तो ये सब ये मेरु को घूमेंगे, और ये मेरु को यहाँ पे जो यहाँ के जो 6 सूर्य 6 चंद्र है वो घूमेंगे, हाँ यहाँ पे भी 6 सूर्य 6 चंद्र पश्चिम घातकी खंड पे घूमेंगे। हाँ अच्छा, अब ये कालोदधी समुद्र के 42 सूर्य 42 चंद्र कितने, 42। तो यहाँ पे ये तो पूरे ये मेरु को ही प्रदक्षिणा ऐसे पूरे घूमेंगे, 1 सूर्य 1 चंद्र ऐसे 42। हाँ समझ में आया। हाँ अच्छा, अब जो बाकी के पुष्कर के होंगे जैसे, तो बराबर वो भी ऐसा ही द्वीप होगा ना इस तरफ, हाँ तो 36 सूर्य 36 चंद्र उसके मेरु को घूमेंगे, हाँ और 36 सूर्य 36 चंद्र इधर इसके मेरु को घूमेंगे। बराबर। तो अब देखो गिनो, यहाँ के 2 सूर्य, यहाँ के 4 सूर्य तो 6 हुए, यहाँ के 6 और 6 12, तो 6 और 12 18 हो गए। हाँ अच्छा, अब यहाँ के 42, तो 18 और 42 कितने हुए, 18 और 42 60 60 हो गए, और यहाँ के भी 36 और यहाँ के भी 36, तो 72, तो 60 और 72 बोलो कितने हुए, 132। हाँ 132 सूर्य हो गए ना। हाँ हम बोलते हैं ना 66 इस तरफ 66 इस तरफ, तो उत्तर 66 पूर्व के 66 और पश्चिम के 66 हुए कि नहीं। हुए। चंद्र की पंक्ति 66 66, रवि श्रेणी भी 66 66, हाँ बराबर। हाँ चलो आज आपने 2.5 द्वीप भी देख लिया, और 2.5 द्वीप के सभी सूर्य चंद्र भी जान लिए। आज मेरे को लग रहा है टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना। अरे मैं तो घना टाइम પછી અટેન્ડ કર્યું છે। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, अटेंड किया बहुत टाइम के बाद, लेकिन आपने पूरा 2.5 द्वीप आज जान लिया। मैंने भी इसलिए आपको पूरा आकृति के साथ समझा लिया। યસ યસ। હા, ઈ તમારી પાસે આવીને લઈ જાઓ કે તને પોસ્ટમાં તને મોકલશો? જેમ કરવું હોય એમ આવીને લઈ જવી તો આવીને લઈ જા, જો આ બાજુ આવે તો લઈ જજે। હજી આમ બી મારા ફોટા કરાવવાના છે, હા ઈ બાજુ આવવાની જ આ છું। ફોટા કરાવવાના છે, તો મને એમ થાય કે હમણાં જેને આપું ને એને ફોટો અંદર ચોંટાડીને મૂકીને જ આપું। ઓકે ઓકે, તો પછી હું બુક વેઇટ તો કરું। થઈ ગઈ છે, હા બુક તો બની ગઈ છે, બુક બની ગઈ છે, પણ હવે ફોટો બી સાથે ચોંટાડી દઉં ને તો સારું। અચ્છા, આ બુક આપની બુક અલગ છે કે ઓલા રત્ન કીર્તિ મારા સાહેબ વાળું જ છે? ના કયા એ આગમ એ લોકોને જે આગમોના પાના આપેલા એ જ છે। ઈ જ છે ને? હા આગમના જ પાના છે। ઓકે ઓકે, તો પછી હું આપની પાસેથી આવીને કલેક્ટ કરીશ, અંધેરી આવીશ ત્યારે, Good. અને મારા લાસ્ટ ટાઈમનું અને આ ટાઈમનું બંનેનું પેમેન્ટ સાથે કરી દઈશ। હા ઓકે હા, okay. મારું લાસ્ટ ટાઈમનું પેન્ડિંગ છે હજી। હા હા નો પ્રોબ્લેમ। ઓકે हाँ ठीक है। हाँ जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, कल वापस ले लेंगे हाँ इसी टाइम पे। હા ચાલશે। हाँ ઓકે।